न्यूज 18 के दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि पहचान है। पहचान उस व्यक्तित्व की, उस शख्सियत की जो बेजोड़ है और जिसका कोई तोड़ नहीं। अमित शाह ने जो ठाना, जो कहा, वो करके दिखाया। जो वादा किया उसे निभाया। अमित शाह के शब्दों से ज्यादा उनका काम बोलता है, लेकिन जब अमित शाह बोलते हैं तो विरोधी पानी मांगते हैं। फैक्ट्स और फिगर्स के साथ अमित शाह हर झूठ का पर्दाफाश करते हैं और हर फेक नैरेटिव को धराशायी कर देते हैं। 2025 में भी अमित शाह जमकर दहाड़े और विपक्ष की धज्जियां उड़ाती। 2025 में अमित शाह ने अपने बयानों से धमाल मचाया। उनके बयान खूब वायरल हुए। अमित शाह ने हर मुद्दे पर विपक्ष के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया, जिससे अमित शाह 2025 के शहंशाह बने। आने वाले दिनों में नक्सलवाद की कॉफिन पर अंतिम कील ठोकने का काम भी करने वाला है। शाह का प्रण, नक्सलवाद से रण। हमारा संकल्प कि 31 मार्च 2026 इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे। टूटा सब्र, लाल आतंक की खोदी कब्र। कोई सीज फायर नहीं होगा। सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है। घुसपैठ पर प्रहार, देश से होंगे बाहर। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। पीओके की लड़ाई, शाह ने कसम दोहराई। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई। शाह की ललकार, ऑपरेशन सिंदूर पर हुंकार। उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को समाप्त। भगवा आतंक का प्रोपेगेंडा, विपक्ष का एक्सपोज एजेंडा। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। वोट चोरी पर वार, निशाने पर गांधी परिवार। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। वंदे मातरम पर चर्चा, शाह ने खोला कांग्रेस का पर्चा। वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। सियासत में जिनका नाम ही काफी है, जो सत्ता के साथ साथ संगठन को साधने में हैं माहिर, जिनकी रणनीति कभी फेल नहीं होती, जिनके दांव पेंच अचूक होते हैं, जो हैं कुशल और सख्त एडमिनिस्ट्रेटर, जिनके नाम है धारा 370 से लेकर अंग्रेजी कानूनों को हटाने का कीर्तिमान, जो हैं बेजोड़ रणनीतिकार, राजनीति के अजात शत्रु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद। उन्हें कहते हैं अमित शाह। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद।
पद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कऊ 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 कऊ। अमित शाह एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। 2025 की शुरुआत में अमित शाह ने एक संकल्प लिया और यह संकल्प था नक्सलवाद के अंत का। संदेश दो टूक और साफ था, या तो नक्सली सरेंडर करें वरना गोली खाने के लिए तैयार रहें। वो दिन दूर नहीं जब ये देश नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेगा। हमारा संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सल समस्या से हमेशा के लिए मुक्त कर हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के विकास का रास्ता हम साफ कर देंगे, प्रशस्त करेंगे। कोई सीज फायर नहीं होगा। सरेंडर करना है तो सीज फायर करने की जरूरत ही नहीं है। हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी। चाहे देश के अंदर बैठे दुश्मनों से लड़ाई की ललकार हो या फिर आतंकिस्तान से होने वाली नापाक साजिश के खिलाफ हुंकार, अमित शाह ने हर मोर्चे पर एक ऐसा युद्ध लड़ा कि हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाला हर कोई मिट्टी में मिल गया। ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, कि इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर। अमित शाह के काम करने के तरीके और उनके बोलने की शैली से हर कोई वाकिफ है। शाह जब भी बोलते हैं तो पूरा देश उन्हें सुनता है। उनकी तैयारी हर बार विरोधियों पर भारी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता मनमोहन सिंह के समय की तरह कि वो आकर मारेंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे और जाकर चर्चा करेंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। डोजियर बेचते रहेंगे। मान्यवर, उरी में हमला हुआ, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हुआ, एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर जाकर 9 अड्डों और 100 से ज्यादा आतंकवादी को समाप्त। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय की जगह विदेश मंत्रालय काम करता। रातों रात जेरोक्स मशीनों पर डोजियर तैयार होते, डोजियर वहां भेजते थे और फिर चर्चा करते शर्म अल शेख में, और कुछ नहीं करते साहब। और ये हमें सवाल पूछ रहे, कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के बारे में सवाल पूछने का। मान्यवर, इस देश के अंदर आतंकवाद फैला, पनपा, बढ़ा, तो इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की सरकारों की लचर और तुष्टीकरण से युक्त वोट बैंक की राजनीति रही है। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं मान्यवर, दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती है। वो अमित शाह ही हैं जिनकी रणनीति से जम्मू कश्मीर से धारा 370 की विदाई हुई, कश्मीर बदला और विकास के पथ पर चला। अब अगला एजेंडा पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसका ऐलान खुद अमित शाह ने संसद से किया। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ।
मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। 2025 में देश अमित शाह के उस बयान का भी गवाह बना जब लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर से अमित शाह ने भगवा आतंकवाद के फेक एजेंडे को एक्सपोज किया। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए। सलमान खुर्शीद जी को भी याद करना चाहता हूं। एक बार मैंने बड़े सवेरे में नाश्ता करता था, टीवी पर उनको रोते हुए देखा। मुझे लगा क्या हुआ, कोई बड़ी घटना हो गई। तो रोते रोते वो श्रीमती सोनिया गांधी के घर से बाहर आ गए कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। अमित शाह का मैनेजमेंट, अमित शाह की प्लानिंग, अमित शाह की तैयारी, अमित शाह का संवाद, वही अहम फैक्टर हैं जिनकी वजह से विपक्ष हर बार पस्त हो जाता है। अमित शाह जब भी बोलते हैं तो पूरे तर्कों के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपनी बात देश के सामने रखते हैं। ऐसा ही एक मौका आया 2025 में, जब वोट चोरी के विपक्ष नैरेटिव को अमित शाह ने संसद में अपने अंदाज में धराशायी कर दिया। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे, इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए। तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, एसआईआर क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है, और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। 2025 में एक बार फिर अमित शाह के नाम बड़ी चुनावी जीत की उपलब्धि भी हासिल हुई। शाह की रणनीति ने बिहार में महागठबंधन को ऐसी पटकनी दी कि एनडीए की सीटें 200 पार पहुंच गई। अमित शाह ने बिहार में 36 रैलियां की, इनमें से करीब करीब
सारी सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का स्ट्राइक रेट 92% से ज्यादा का रहा। यानी अमित शाह की बातों पर न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं और बागियों को भरोसा है, बल्कि जनता को भी उनकी बातों पर कितना विश्वास है, इसका रिफ्लेक्शन बिहार चुनाव में देखने को मिला। बिहार की शानदार जीत के बाद अमित शाह ने दावा भी कर दिया कि अगला नंबर बंगाल और तमिलनाडु का है। एसआईआर का विरोध करोगे तो बिहार की जगह बंगाल और तमिलनाडु में भी साफ। मान्यवर, इस 140 करोड़ की जनता का जनादेश ईश्वर का आदेश होता है। हमारे यहां तो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है। तो जनता का फैसला श्री कृष्ण का फैसला होता है, जनार्दन का फैसला। और वो जनता के फैसले को ये लोग वोट चोरी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जनता देख रही है, जनता आंख मूंद कर नहीं बैठी। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने अपने तर्कों से विपक्ष की झूठ वाली पॉलिटिक्स की हवा निकाल दी। चुनावों में हार के बाद ईवीएम का रोना रोने वाले विपक्ष को अमित शाह ने बेदम कर डाला कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो चालू। वोट चोरी पर चर्चा के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब अमित शाह ने विपक्ष को अपने अंदाज में संसदीय मर्यादा का पाठ भी पढ़ाया। साथ ही ये भी बता दिया कि बीजेपी क्यों चुनाव जीतती है और कांग्रेस हर बार क्यों हार का रिकॉर्ड बनाती है। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते, आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने सीएए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं, आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, और आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर से जीते हैं। एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट हो, केस हारते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं, ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए, वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं,
कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। 2025 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए तो बारी एक बार फिर अमित शाह की आई। संसद में चर्चा हुई और अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली सियासत की हवा निकाल दी। मेरे जैसे कई लोगों का मानना है कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। वंदे मातरम कांग्रेस पार्टी के आजादी के आंदोलन का एक मंत्र बना था। वो वंदे मातरम के महिमा मंडन करने के लिए जब लोकसभा में चर्चा हुई, गांधी परिवार के दोनों सदस्य नदारद थे, दो में से एक भी वंदे मातरम का विरोध आज भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के कांग्रेस के नेतृत्व तक कांग्रेस के खून के अंदर बसा। नए वक्फ कानून को लेकर जब सड़क से सदन तक हल्ला मचा तो एक बार फिर अमित शाह ने मोर्चा संभाला और हर बार की तरह अपने अंदाज में विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश किया। शाह ने बताया कैसे भ्रम फैलाकर अल्पसंख्यकों को डराया गया और कैसे डराया जा रहा है और कैसे उस डर की खेती पर वोटों की फसल बोई गई। सीए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई। ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन करें। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। 2025 में अमित शाह के खूब बयान वायरल हुए। एक बयान वो भी रहा जिसमें सदन के पटल से अमित शाह ने गर्व से आरएसएस की विचारधारा बताई। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख दिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। कोई आरएसएस की विचारधारा क्या है? देश के लिए मरना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर ले जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा। ये क्या समझाते हैं? हम ऐसे मान लेंगे? हम नहीं डरते साहब किसी से, हम नहीं डरते। मैं मेरी ही बात करता हूं। मैं तो 10 साल का था और नारे लगाता था, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं, हम नहीं डरते। माननीय अमित शाह, कोई उन्हें राजनीति का चाणक्य कहता है तो कोई उन्हें सियासत का जादूगर। टास्क जितना मुश्किल होता है, अमित शाह की रणनीति उतनी ही सटीक होती है और यही कला उन्हें अजेय बनाती है। अमित शाह के चक्रव्यूह को भेदने की कला 2 दशक बाद भी उनके
राजनीतिक विरोधी ठीक से सीख नहीं सके। 2014, 2019 और 2024 में जीत के बाद अब अमित शाह का चक्रव्यूह अगले 3 चुनावों के लिए भी तैयार है। 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक करें।